हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आज आपको स्कूल लेक्चरर 2022 का 15 अक्टूबर 2022 को जो कल सुबह की पारी में आयोजित किया गया था पेपर था। फर्स्ट पेपर में आपको मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उनका विश्लेषण मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस प्रकार से पेपर पूछा गया, कहां से क्वेश्चंस आपसे उठाए गए। अगर क्वेश्चंस का डिवाइडेशन अपन देखें तो क्वेश्चंस का जो डिवाइडेशन था वो क्या था। सेकेंडरी लेवल की जो मैथमेटिक्स थी आपकी, सेकेंडरी लेवल की जो मैथमेटिक्स थी वहां से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। स्टैटिक्स से आपसे यहां पर भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। मेंसुरेशन से यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और रीजनिंग पर यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ये इन क्वेश्चंस का डिवाइडेशन रहा। सेकेंडरी लेवल की जो मैथमेटिक्स है पूरी, उसमें से 2 क्वेश्चन, जहां पर एक तो आपका घातांक का था और एक आपका पुनरावृत्ति पर आधारित था, रिकरिंग पर आधारित। स्टैटिक्स में एक आपका बहुलक पर आधारित था और एक माध्य माध्यिका बहुलक, उसमें माध्य पर आधारित था, औसत पर आधारित। मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और रीजनिंग में जनरल सामान्य आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इस प्रकार ये 9 क्वेश्चंस आपको कल जो पहली पारी में 15 अक्टूबर को मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, पहली पारी के 75 प्रश्नों में से, उनमें से ये 9 क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इन 9 क्वेश्चंस का अपन डिवाइडेशन करके अब इनका सॉल्यूशन अपन देखते हैं और समझते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कहाँ आपने गलती की। और जिनका कल पेपर है पहली पारी में मैथ्स और रीजनिंग का, जिनके पहली पारी में पहला जो पेपर है उसमें उनको ये सॉल्यूशन जो है वो मदद करेगा। आशा होती है, थोड़ी सी संभावना होती है कि पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है। जैसे 11 तारीख वाले पेपर में 2 क्वेश्चंस मैथ्स के रीजनिंग के थे और बाकी सभी मैथ्स के थे, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन रीजनिंग के रखे हैं और बाकी सभी क्वेश्चंस मैथ्स के रखे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 3 क्वेश्चंस हैं वो मेंसुरेशन पर पूछे जा रहे हैं। लगभग 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से, 2 ही क्वेश्चन लगभग सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में से पूछे जा रहे हैं और यही पैटर्न तीसरे पेपर में भी रहना चाहिए। अब पेपर को सॉल्यूशन को देखने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहूँगा कि हमने अपना एक ऐप बनवा लिया है और वो ऐप जो है उसका नाम है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से अपना ऐप है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया। ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर मैं अभी वर्तमान में रीट मेंस L2 मैथ्स के बैच मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित की जाने वाली LDC भर्ती परीक्षा और उसके अलावा आप देखेंगे CET की जो एग्ज़ाम अभी होनी है जनवरी में, तो ये जो एग्ज़ाम नेक्स्ट अभी होनी है, इन सभी के बैचेज मैंने अपने इस ऐप पर स्टार्ट कर रखे हैं। वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं और जल्द ही मैं रीट मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। उस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना ऐप है और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी मैं अपडेट आपको डालता रहता हूँ। साथ ही अगर आपको कोई टेक्निकल समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9672825111 पर आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा कोई भी आपको समस्या है तो वो बता सकते हैं। बात करते हैं अपन कल आयोजित किया गया जो पेपर है उस पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो उनका सॉल्यूशन अपन देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। जहां तक पेपर का लेवल अच्छा था। और बात करें अपन क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस रटने के लायक, मतलब जैसे अपन रट लिया अपन ने और रट के अपन क्वेश्चंस को कर लें, ऐसा कुछ नहीं था। समझ पर आधारित पूरा का पूरा पेपर था। तो आपने अगर क्वेश्चंस को समझ के किया है, मेंसुरेशन को आपने समझा है, आपने सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स को आपने समझा है, तब तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वरना आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये आरपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है, औसत पर आधारित क्वेश्चन है। आरपीएससी की पहले पुराने पेपर्स अपन देखते हैं तो उनमें इस पैटर्न पर आधारित सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। क्वेश्चन पहला था 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक, 12 छात्र हैं और 12 छात्रों के परीक्षण के में उनका औसत जो प्राप्तांक है वो औसत प्राप्तांक कितना है, 74 है। औसत प्राप्तांक 74 है
उच्चतम प्राप्तांक है वो 79 है, उच्चतम प्राप्तांक जो है वो 79 है। तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक क्या होना चाहिए? 17, 18, 19, 20 ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 12 छात्र हैं और 12 छात्रों के सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 74 है। न्यूनतम अधिकतम प्राप्तांक भी आपको दे रखे हैं कितने? 79। मतलब किसी छात्र के ज्यादा से ज्यादा 79 नंबर आ सकते हैं, इससे ज्यादा किसी भी छात्र के नंबर नहीं आए हैं। तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक किसी एक स्टूडेंट के अगर अपन देखें तो उसके न्यूनतम कितने हो सकते हैं प्राप्तांक, वो अपने को यहां पर ज्ञात करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए 12 छात्रों के औसत प्राप्तांक जब 74 हैं तो इन 12 छात्रों के कुल प्राप्तांक अपन यहां से ज्ञात कर सकते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर गुणा करने पर आएगा कितना अपना 888। ये इन 12 छात्रों के कुल प्राप्तांक आ गए। अब बात करें अपन, आपको दे रखा है अधिकतम प्राप्तांक किसी भी छात्र के हैं वो 79 हो सकते हैं, 79 हो सकते हैं। तो अपन ये माने जब टोटल 12 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार टोटल 12 स्टूडेंट हैं, तो 12 के 12 सभी छात्रों के तो 79 नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कि सभी के 79 आ जाएंगे तब तो औसत 79 ही हो जाएगा, फिर 74 नहीं होगा। मतलब अधिकतम अपन 11 बच्चों को ही 79 नंबर दे सकते हैं। अधिकतम कितने बच्चों को आप 79 नंबर दे सकते हो? आप पहले को दे सकते हो, दूसरे को दे सकते हो, तीसरे को दे सकते हो। 79 से ज्यादा तो किसी को नहीं दे रहे अपन। 79 इसको भी दे सकते हो, इसको भी इस प्रकार। लेकिन जो 12वां बच्चा है, 11वीं तक आप 79 दे सकते हो, लेकिन जो 12वां बच्चा है उसको 79 अपन नहीं दे सकते, क्योंकि सभी बच्चों को अगर अधिकतम अंक दे देंगे तो फिर औसत भी 79 ही हो जाएगा। औसत क्या है? 74। औसत तो अपन चेंज नहीं कर सकते। तो अंतिम जो छात्र है उसके न्यूनतम प्राप्तांक कितने हो सकते हैं? जब पहले 11 छात्रों को अधिकतम अंक मिलेंगे तो 12वें को न्यूनतम मिलेंगे, तभी तो टोटल कितना होगा? 888 होगा। सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का जो योग है वो तो 888 ही होना है, क्योंकि औसत 74 है, 12 छात्र हैं तो कुल प्राप्तांक तो 888 हैं। न्यूनतम संभव कितने हैं? तो 11 छात्रों को अपन अधिकतम देंगे तो 12वें को न्यूनतम अंक मिलेंगे। अब इस आधार पर हम इन 11 छात्रों के कुल अंक निकालते हैं। जब एक छात्र को 79 अंक मिलेंगे तो 11 छात्रों को कितने अंक मिलेंगे वो यहां से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 7 16 1 और ये 869 अंक इन 11 छात्रों को मिलेंगे। 79 अगर नंबर एक छात्र को मिलते हैं तो 12 छात्रों के अंकों में से 11 छात्रों के कुल अंक घटा देंगे तो 12वें छात्र के अंक आ जाएंगे। 12 छात्रों के कुल अंक हैं 888, उसमें से 11 छात्रों के कुल अंक 869 घटा देंगे अपन, तो यहां से बचेंगे कितने? 19। मतलब 12वें छात्र के न्यूनतम अंक जो हैं वो कितने हो सकते हैं? 19 हो सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो एक तरह से आपका रीजनिंग पर आधारित है। किस प्रकार से? देखिए क्वेश्चन जर्नल लिस्ट पर आधारित क्वेश्चन। पिछली बार भी आपको अगर ध्यान हो तो पिछली फर्स्ट ग्रेड में भी इस पर आधारित जर्नल क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित से हैं, वो 32 विद्यार्थी, और फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में जो हैं वो 32 विद्यार्थी गणित में, 28 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में, और उसके बाद तीसरा आपको दे रखा है 26 केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। ये हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 40 है, और सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। सभी छात्र जो हैं वो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं। तो तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं? वो अपने को अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसको अपन समझते हैं। यहां पर 32 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, 28 बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, और 26 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो टोटल इन छात्रों को अगर देखें तो यहां पर टोटल छात्र कितने हुए? 86 हो गए, 86 बच्चे हो गए। छात्र टोटल हैं कितने? 40 ही,
लेकिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकालते हैं तो वो आती है कितनी, 86 आती है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 2-2 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जो 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा भी छात्र कोई हो सकता है जो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, इसीलिए ये संख्या ज्यादा आ रही है। जो 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र होंगे वो तो तीनों में काउंट होंगे, तो तभी तो ये संख्या बड़ी होगी। आपको ये पता है कि छात्रों की अधिकतम संख्या 40 है, तो मैथ्स पढ़ने वाले, अगर केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात करूं तो 40 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो केवल मैथ पढ़ रहे हो सकते हैं। इसी प्रकार हो सकता है फिजिक्स पढ़ने वाले 40 बच्चे हो सकते हैं। भाई बच्चे अधिकतम 40 हैं और प्रत्येक विद्यार्थी एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ता है, तो 40 विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, 40 विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 86। इनके हिसाब से 86 थे, 86 में से 40 और 40 80 हो गए, तो बचे कितने? 6 विद्यार्थी और बचे, और 6 विद्यार्थी किस में हो जाएंगे? केमिस्ट्री में हो जाएंगे। क्या ये 6 विद्यार्थी तीनों में कॉमन है क्या? ये 6 विद्यार्थी यहां भी हैं, ये 6 विद्यार्थी यहां भी हैं, और ये 6 विद्यार्थी इस केमिस्ट्री में भी हैं। मतलब 6 विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, अधिकतम संख्या है। यहां पर अगर 8 आते तो 8 अधिकतम संख्या हो जाती, 9 आते तो 9 अधिकतम संख्या हो जाती। अधिकतम विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या, उस कक्षा के विद्यालयों की कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 40 है, तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले 40 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। मैथ्स में अगर अधिकतम 40 पढ़ते हो, फिजिक्स में 40 पढ़ते हो, तो बचेंगे कितने? 6 बचेंगे, और ये तीनों में है 6, मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 हो जाएगी। अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए किस प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 3। आपको त्रिज्या पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस प्रकार है? 3 सेंटीमीटर वाले एक गोले को, ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए गए हैं। बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे 3 गोले बनाए गए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मेंसुरेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया था 3D में, एक बड़े गोले को पिघलाकर, या आपको ये मैंने बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था, छोटे छोटे 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। छोटे छोटे 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। मेंसुरेशन की सीट में आप देखेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें त्रिज्या इसकी 3, 4, 5 लिखवाई थी मैंने, और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या आपसे पूछी गई थी। सेम उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि इस गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, इन दोनों गोलों की त्रिज्या आपको दे रखी है, और इसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है। बाकी सेम इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको मेंसुरेशन के टॉपिक में करवा चुका हूं। आप मेंसुरेशन की सीट देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्याएं जो हैं, इसको पिघलाकर कितने गोले बनाए गए? 3 गोले बनाए जाते हैं, और 2 गोलों की त्रिज्या तो आपको दे रखी है। 2 गोलों की त्रिज्या कितनी है? 1.5, एक की तो त्रिज्या 1.5, दूसरे की त्रिज्या वो है 2 सेंटीमीटर। तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या होगी? तीसरे गोले की त्रिज्या अपन क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। जब बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे 3 गोले बनाए गए हैं, तो इन तीनों गोलों का जो कुल आयतन है वो बड़े गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर। इन तीनों का जो कुल आयतन है वो बड़े गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर। जैसे ही आप बराबर करेंगे तो यहां पर त्रिज्या आपको पता चल जाएगी। इस पर आधारित क्वेश्चंस में मेंसुरेशन में आपको काफी बता चुका हूं। जब भी एक बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं, तब छोटी आकृतियों का जो कुल आयतन होता है वो बड़ी आकृति के आयतन के बराबर होता है सदैव। और जैसे ही बराबर आप करते हैं तो वहां से आपको जो भी पूछा जाता है त्रिज्या वगैरह वो आपको पता चल जाती है। सरल अपन इसको करें तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, 3 का क्यूब 27। यहां पर इसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। यहां पर इसका आयतन जो होगा वो होगा कितना? दूसरे गोले का 4/3 पाई r की क्यूब। यहां पर प्लस कर दें अपन आयतन, इसका आयतन प्लस इसका आयतन दूसरे का 1.5 का क्यूब करेंगे तो 3.375 आएगा, प्लस इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। ये तीनों गोलों का आयतन है, और तीनों गोलों का आयतन को आपने प्लस कर दिया। तीनों गोलों का जो कुल आयतन है वो बड़े गोले के आयतन के बराबर करेंगे। बराबर करते ही यहां से 4/3 पाई तीनों में है, देखो कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें भी 4/3 पाई है,
4/3 पाई गुणा में 27 बराबर 4/3 पाई। इसमें भी और इसमें भी, तीनों में 4/3 पाई है। 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा तो आर की क्यूब प्लस यहां पर क्या बचेगा, ये 4/3 आ गया, ये भी 4/3 पाई आ गया, 8 और 3 11.375 ये यहां पर बचेगा। अब आगे अपन सोल्व करते हैं इसको, तो यहां से ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आर की क्यूब का मान निकालेंगे अपन, तो 27 ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 11.375 बराबर आर की क्यूब। यहां से आर का मान आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 15.625 बचेगा बराबर आर की क्यूब। ये अगर आपको ध्यान हो तो ये घन मेरा आपको याद करवाया हुआ है घातांक वगैरह के टॉपिक में, जर्नल में मेरा आपको ये क्यूब याद करवाए हुए हैं। आर की क्यूब बराबर इतना है तो घनमूल करेंगे अपन, क्या करेंगे इसका घनमूल, दोनों तरफ घनमूल करेंगे तो ये घनमूल कितना होता है, ये होता है 2.5 का, ये बराबर बचेगा कितना आर। तो यहां से आपको त्रिज्या पता चल जाएगी। घनमूल करना आप जानते हैं, नहीं करना जानते तो अभी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको इतना बता भी नहीं पाऊंगा। तो 15.625 का जो घनमूल होगा वो 2.5 होगा, मतलब ये तीसरा जो गोला बचा है इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर होगी और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये और इस पर आधारित आप खूब क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं इन क्वेश्चंस की आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है पुनरावृत्ति पर आधारित। सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें से, पुनरावृत्ति पर आधारित है। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन में, बाकी इसका क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं किस प्रकार से। ये जो सीट थी अपनी, सीट कौन सी, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार की सीट आपको को मिली थी, मैंने दी थी आपको। इसमें आप पीछे क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जैसे 11, 12, 13, 14 जो हैं, इनमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा आपको 1/11, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा आपको 1/11, इसको आपको पुनरावृत्त में चेंज करना था और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें मैंने 11 लिखा था और इसमें आपको दे रखा है 1111। देखिए किस प्रकार से है, थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किस प्रकार से है और क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अपना ये था, क्वेश्चन दे रखा था, यदि आपको दे रखा हो 0.DCAB इस प्रकार दे रखा आपको और इसका बराबर मान, इसके बराबर आपको देख रखा है कितना, बराबर दे रखा आपको 31/1111 ये मान आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे, AD प्लस BC बटे में A प्लस C, इसका मान क्या होगा, वो मान आपसे पूछा गया है। और साथ में लिख रखा है ABCD अलग अलग अंक हैं जिनमें से सभी शून्य नहीं है। ABCD जो है वो सभी के सभी अलग अलग अंक हैं, सभी के सभी शून्य नहीं हैं। पुनरावृत्त में संख्या दे रखी हो तो उसको आपको मैंने दशमलव में चेंज करना, और दशमलव में दे रखी हो या भिन्न के रूप में दे रखी हो तो उसको पुनरावृत्त में चेंज करना मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर यह संख्या भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में कितना है, 31/1111 आपको दे रखा है, 31/1111 आपको दे रखा है। इसको आपको पुनरावृत्त के रूप में चेंज करना पड़ेगा और पुनरावृत्त में जब चेंज करेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि D कौन सा है, C कौन है, A कौन है, B कौन है, इन चारों का मान आपको पता चलेगा। यहां पर आप देखेंगे 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, DCAB DCAB DCAB, तो आप इसको 0.DCAB के ऊपर बार इस प्रकार लिख सकते हैं। इन 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर दोबारा वही 4 अंक, फिर दोबारा वही 4 अंक, 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो DCAB के ऊपर बार लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं और इसके बराबर क्या है, 31/1111 है। अब यहां पर इसको अपन पुनरावृत्ति में चेंज करेंगे, जो पहला अंक होगा वो D होगा, दूसरा अंक होगा वो C होगा, उसके आगे A और उसके आगे B का माना जाएगा। अब इसको चेंज कैसे करें अपन, चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आप नीचे के जो अंक हैं उनको सबको 9 बनाओ। आप नीचे 4 अंक हैं, 4 दे रखे 1, तो उनको सबको 9 बना लो। 3 1 होते तो भी उनको 9 बनाते हैं अपन,
और 9 कैसे बनेंगे? जब आप ऊपर भी 9 से गुणा करोगे, नीचे भी 9 से गुणा करोगे, तब सभी 9 बन जाएंगे नीचे वाले अंक हर में। ऊपर 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 3 27, तो 2 7 9 जाएंगे, नीचे हो जाएंगे ये 9,999 हो जाएंगे। अब जब नीचे जितने 9 हैं, इसका मतलब उतने ही अंकों की ऊपर पुनरावृत्ति होगी। नीचे 4 9 है तो इसका मतलब 4 अंकों की ऊपर पुनरावृत्ति होगी, लेकिन अंक ऊपर कितने हैं? 3 हैं, 4 नहीं है। तो 3 अंकों को आप 4 भी बना सकते हो। कैसे? आप इधर तो 0 नहीं लगा सकते आप, लेकिन पहले 0 लगा सकते हो, और पहले 0 लगाने से कोई फर्क, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इनके पहले 0 लगा लिया। अब जैसे आप 4 9 को हटाएंगे तो यहां पहले पॉइंट लगेगा और इनके ऊपर क्या लगेगा? बार लगेगा। ये मैं आपको पहले क्लास में समझा चुका हूं। यहां पर इसका मतलब ये मान हुआ 0.DCAB बराबर, इसका मान कितना आया? 0.0279 के ऊपर बार आया। ये और ये दोनों आपको बराबर बता रखे हैं। इसका मतलब सबसे पहला जो अंक है वो तो क्या है? D, उसके बाद क्या है? C, उसके बाद A और उसके बाद क्या है? B। चारों के चारों अंक अलग अलग हैं और सभी शून्य नहीं है, जैसा प्रश्न में आपको दे रखा है। अब ये DCAB के मान आप इसमें रख दोगे तो इसका मान आ जाएगा। इसमें अपन रखते हैं A गुणा में D, A गुणा में D करोगे तो A गुणा में D हो जाएगा 0, B गुणा में C, B गुणा में C करोगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18, बट्टे में A प्लस C करोगे तो 7 और 2 9, 18 में 2 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। मतलब जो इसका मान होगा, जो इसका आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? यहां से 2 आ जाएगा। सिंपल समझ पर आधारित क्वेश्चन है। यहां पर इसको कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये चेंज करना। अब इसके बराबर ये दे रखा है, ये इसमें थोड़ा सा नया ऐड किया है और इसकी सहायता से आप इसका मान बता सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस पर आधारित है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक शंकु पर आधारित क्वेश्चन है। शंकु किस प्रकार से है उसको देखते हैं, अपन सोल्व करते हैं। शंकु का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में कोई ज्यादा विशेष टफ नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, आपको दे रखा है। देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है। समकोणीय शंकु एक ही बात है, शंकु कह दो चाहे समकोणीय शंकु कह दो आप इसको। आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h होती है शंकु की। अगर आधार की त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो और तिर्यक लंबाई l हो, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, देखो मैंने आपको अलग अलग समझा चुका हूं इस चीज को, कि आपको अलग अलग पार्ट का क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए। शंकु जो होता है उसमें आधार होता है, ये तो होता है एक वर्त, आधार तो होता है एक वर्त, और ऊपर जो भाग होता है, गोलाकार भाग होता है, वो होता है किसमें? वक्रीय भाग होता है। तो ऊपर वाला जो ये गोलाकार भाग है ये तो वक्रीय भाग है, नीचे वाला जो भाग है ये वर्तीय भाग है। वर्तीय भाग मतलब वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो ऊपर गोलाकार भाग है ये कौन सा भाग होता है? वक्रीय भाग, और वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आधार का क्षेत्रफल और वक्रीय भाग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो ये शंकु का कौन सा क्षेत्रफल होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले से बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, और वो कितना है? 1760। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। अब आपको यहां पर पूछा है आधार का व्यास 28 बता रखा है। आधार का व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी। आपसे पूछा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है ऊपर वाला भाग, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। मतलब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है, आपको इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर आधार का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, आधार का क्षेत्रफल इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल ही तो बचेगा, और वही आपसे यहां पर पूछा गया है। अगर आप यहां पर त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई और तिर्यक लंबाई निकालने लग जाएंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, क्वेश्चन में उलझ जाएंगे और क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा और काफी टाइम आपका व्यर्थ हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर किया। यहां से अपन आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं
कुल क्षेत्रफल में से आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल बचेगा और वही आपसे पूछा गया है। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 गुणा में 14 पाई आर स्क्वायर, सरल करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुणा में 11 करेंगे तो 616 आ जाएगा। ये तो आ गया किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आ गया। कुल क्षेत्रफल में से 1760 में से आधार का क्षेत्रफल 616 घटा देंगे तो 1144 बचेगा और ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा और यही क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, समझ पर आधारित क्वेश्चन है। वही बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डायग्राम जो भी है, शंकु है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, चाहे गोला है, चाहे बेलन है, चाहे घन है, चाहे घनाभ है, सभी डायग्राम जो है उनका फिगर और उनके अलग अलग क्षेत्रफल वगैरह आपको पूरी बातें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आपको क्वेश्चंस को करने में परेशानी होती है। तो उसी प्रकार ये भी एक तरह से समझ पर आधारित क्वेश्चन अपना था। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस पर आधारित आपको दे रखा है, बहुलक ज्ञात करने का क्वेश्चन दे रखा है। बहुलक का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें जरूर है और बहुलक का सूत्र अगर आपको याद हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको काफी करवा चुका हूं और अगर आपको ध्यान हो तो सीट आप देख सकते हैं, जो मैंने माध्य माध्यिका और बहुलक की सीट आपको दी थी, उस सीट में आप देखें क्वेश्चन नंबर 27, 28 बाद में लास्ट वाले में माध्य माध्यिका बहुलक में 27, 28 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा। बहुलक पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए थे, सूत्र आपको याद होना चाहिए। बहुलक पर आधारित सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूं, उनको अपन देखते हैं इस सीट में। इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन किस प्रकार आपको दे रखा है, यहां तो आपको दे रखा है छात्रों अंक दे रखे हैं एक साइड में तो, और एक साइड में आपको दे रखा है छात्रों की संख्या। अंक जो है वो किस प्रकार से हैं, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80, 75 से 80। छात्रों की जो संख्या दे रखी है वो है 13, 18, 45, 16, उसके बाद दे रखी है 6 और 2। ये छात्रों की संख्या आपको दे रखी है और आपको निम्न बारंबारता बंटन का 100 विद्यार्थी हैं और निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, सबसे पहले बात करें अपन तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस निम्न सीमा होती है L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा माइनस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, और इसी प्रकार ये है F2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H होता है अंतराल। अंतराल कितना है, 5-5 का अंतराल है सभी में। यहां पर सबसे पहली बात करें तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से बहुलक वर्ग की है, सबसे ज्यादा बारंबारता आप देखो यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, 45। कौन से बहुलक वर्ग की है, 60 से 65 की है। मतलब जो आपका आंसर होगा वो किसके बीच में होगा, आपका जो बहुलक होगा, जो आपका आंसर होगा वो 60 और 65 के बीच में होगा। बहुलक है वो इन दोनों के बीच में आएगा। और चारों ऑप्शन आप जब देखते हो तो एक ऑप्शन तो आपको 60 ही दे रखा है, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुलक होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, कहीं भी 60, 61, 62, 62.5 कितना भी होगा लेकिन इनके बीच में होगा। ये बहुलक वर्ग हो गया। अब ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये अंतर H, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, ये बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और ये L निम्न सीमा और H इनका अंतर। ये सभी मान जब आप इसमें रखेंगे तो आपको यहां से बहुलक पता चल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वो सूत्र पर आधारित है, सूत्र याद होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे इसको। बहुलक बराबर L, L कितना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 60 प्लस F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 45 माइनस F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी है 18 बट्टे में 2F1, F1 का दुगुना 45 का दुगुना 90 माइनस F0 का मान कितना है 18 माइनस F2 का मान कितना है 16, और अंतराल कितना अंतराल है 5 का अंतराल है तो 5 से गुणा करेंगे।
इसको अपन सरल करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी जरूर है। यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें, 60 को इसको चेंज नहीं करना, 60 को तो रहने दो, आप इसको कैलकुलेट कर लो, बस इसको कैलकुलेट कर लो। इसको आप जोड़वा की इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे दोनों, और 5 से गुणा कर लेंगे। तो ये सरल करेंगे तो आप ये लगभग आएगा, अभी मैंने सरल किया था 135 बट्टे में 56 आएगा। इसको सरल करेंगे तो 135 बट्टे में आपको ये 56 प्राप्त होगा, और 60 प्लस में 135 में 56 का भाग देंगे तो 2.4 आएगा। 60 में जब 2.4 जोड़ेंगे तो 62.4 आपको प्राप्त होगा, और ये इस बंटन का क्या होगा, बहुलक होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूत्र पर आधारित। सूत्र आपको चेक करना है, इसमें सूत्र को आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको काफी करवा भी चुका हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगला, वो रीजनिंग पर आधारित है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा, ऐसा कुछ दे रखा आपको, और उसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं वो आपसे पूछे गए हैं। आपको इसमें सिंपल क्वेश्चन सिंपल है, आपको इसमें केवल है निशान चेंज करके कैलकुलेट करने हैं कि कैलकुलेशन है वो कौन सी सही है। आपको 3 कथन दे रखे हैं, 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 दे रखे हैं। उनमें आपको जो ऊपर दिए गए चिन्ह हैं उन चिन्हों को चेंज करना है, और चेंज करने के बाद दोनों पक्षों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को आपको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर है, दोनों पक्ष अगर बराबर हैं चिन्ह चेंज करने के बाद, तो कथन सत्य वरना असत्य। और चेक आप कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा। इसमें आप चेक करेंगे तो दूसरा और तीसरा जो है वो दोनों आपके सही होंगे, पहले में दोनों भाग आपके बराबर नहीं होंगे। तो इस पर आधारित है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 ये दोनों के दोनों अपने क्या होंगे, सही होंगे। ये अपना आंसर होगा इसका। आप सिंपल कैलकुलेशन है कर सकते हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से, उसको मैं समझा रहा हूं आपको। ये अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 21, या आप इसको कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 कह सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। घन घनाभ का सीट आप देखोगे, घनाभ की, तो घन और घनाभ की सीट में इस पर आधारित क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। एक घनाभ की विमाएं जो है, विमा मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनका जो अनुपात है वो 5:3:4 है। एक घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 5, 3 और 4 के अनुपात में आपको दे रखी हैं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपको दे रखा 846 दे रखा है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, आपसे पूछा क्या है, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अगर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता हो तभी आप आयतन ज्ञात कर सकते हो। मेंसुरेशन का सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आप करेंगे इसको अपन देखते हैं। मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, ज्यादा आसान भी आप इनको नहीं कह सकते। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता है तो अपन तीनों को मान लेते हैं। माना लंबाई 5x है तो चौड़ाई 3x है तो ऊंचाई 4x है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को तीनों को अपन ने मान लिया। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको तीनों पता है तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल आपको पहले से पता है तो उसके बराबर हो जाएगा। और क्षेत्रफल के बराबर जैसे ही आप क्षेत्रफल करेंगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा, और वो x का मान आप यहां रखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ जाएगी, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। देखिए जब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान पता है तो आप यहां से क्षेत्रफल निकालो, और घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई 4x गुणा में 5x। ये 2 इंटू में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल आपको पहले से पता है कितना, 846, उसके क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ही बराबर करेंगे x का मान आपको पता चल जाएगा। सरल अपन करते हैं इसको, 5 तिये 15x, 4 तिये 12x, x गुणा x x स्क्वायर हो जाएगा साथ में, 4 पंजो 20x स्क्वायर, सरल करेंगे 846, और कितना हो जाएगा 20 और 15 35 और 12 47, ये हो जाएगा 2 इंटू में 47 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 तो पहले से है, इनको ऐड किया तो 47 एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर कितना 846। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे
तो 846 बट्टे में 2 गुणा में 47 नीचे आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो पूरा पूरा ये 9 बार कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया। अंडरूट करेंगे, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल होगा, तो एक्स का मान यहां से आएगा कितना, 3। ये एक्स का मान 3 अपन यहां रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। एक्स का मान 3 रखोगे तो 5 थी 15 और 3 रखेंगे 3 थी 9 और 4 थी 12। तो तीनों भुजाएं आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, 9 3 और 12 आ गई। जब तीनों भुजाएं आपको पता है तो आप आयतन निकाल सकते हो। और आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 15 गुणा में 9 गुणा में 12, सरल करेंगे तो 1620 आपको प्राप्त होगा। और ये इस घनाभ का क्या होगा, आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा। आयतन है 1620 घन सेंटीमीटर, ये अपना आयतन हो जाएगा। ये मेंसुरेशन पर आधारित 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया था आज के पेपर में। सीट में आप अगर देखेंगे तो मेंसुरेशन पर आधारित, घनाभ पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। बाकी इनमें कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है। मेंसुरेशन में कुछ ऐसा नहीं होता कि सेम ही संख्या आ जाए, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है। आगे अपन बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वो आपका दे रखा है घातांक पर आधारित। और घातांक की सीट जब आप देखेंगे तो घातांक की सीट मैंने आपको उपलब्ध करवा रखी है। उसमें आप घातांक की सीट में समान वास्तविक संख्याओं के आधार, वास्तविक आधार है और उनके घातांक के नियम जो हैं उनमें आप क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो 3 की पावर में, 5 की पावर में, घात के रूप में दे रखे हैं। और सेम उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 2x माइनस 10 इंटू में 81 की पावर 2x माइनस 3 और बराबर 1/9 है। तो आपसे किसका मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया है। मैं आपको बता चुका हूं जब भी x जो है वो घात के रूप में होता है, x है वो घात के रूप में होता है तो आपको आधार को समान करना होता है। और जैसे ही दोनों तरफ आधार समान होगा, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, आधार समान है तो घात बराबर होगी। और घात को जैसे ही बराबर करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। यहां आधार 3 है, इसका आधार 3 बना सकते हो। 81 3 की पावर 4 होती है, ये भी 3 की पावर होती है। तो सभी का आधार चेंज करो और सभी का आधार कितना बनाओ आप, 3 बनाओ। कैसे, ये 3 की पावर पहले से 2x माइनस 10 है, ये 81 होता है 3 की पावर 4 होता है, उसकी पावर 2x माइनस 3 पहले से आपको दे रखी है। और ये 1/3 की पावर 2 है, 9 होता है वो 3 की पावर 2 होता है। और सरल करते हैं अपन इसको, सरल करेंगे तो 3 की पावर 2x माइनस में 10 इंटू में 3 की पावर कोष्ठक खोलेंगे तो ये 4 इन दोनों से गुणा होगा, 4 दूनी 8x माइनस 4 3 12 बराबर 3 की पावर 2 ऊपर जाकर माइनस की 2 पावर हो जाएगी। संख्या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो संख्या की घात का निशान बदल जाता है, बता चुका हूं मैं आपको। इन दोनों में अगर देखोगे तो आधार दोनों का समान हो गया और आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। तो 3 की पावर इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 8x और 2x से 10x, 10 और 12 हो गए माइनस के 22 बराबर 3 की पावर माइनस 2। दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, दोनों का आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी। और घात को जैसे आप बराबर करेंगे, घात कितनी है 10x माइनस 22 बराबर 10x माइनस 22 बराबर किसके होगी, बराबर होगी -2 के। जैसे आप घात को बराबर करेंगे तो घात बराबर होते ही x का मान आ जाएगा। सरल करेंगे आप इसको, 10x बराबर 22 में से उधर जाकर 2 जाएंगे तो 20 बचेंगे, x का मान 20 बटे में 10 कितना आ जाएगा, यहां से x का मान 2 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। इस पर आधारित, ये घातांक पर आधारित सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं सीट में आपको काफी प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो इस प्रकार ये आपके 9 क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में पूछे गए थे। जैसा 11 तारीख का ग्रुप ए का आपका पेपर था उसी पर आधारित है ये कल वाला भी आपका पेपर था। और कल जो आपको आयोजित होने वाला पेपर है वो भी जहां तक संभावना है वो इसी पैटर्न पर रहना चाहिए। तो बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, कोई सीधा सो ट्रिक से या कोई सीधा वही रिपीटेड पर्सन है वो यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। और आप जो है वो अपना ऐप जो है उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी। अपना ऐप जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं किस नाम से अपना ऐप, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। रीट मेंस पर मेरा विशेष फोकस है। रीट मेंस L2 मैथमेटिक्स का बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है और रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स की मैं बैच की
आपको सीरीज भी, टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके अलावा CET, LDC, मेंसुरेशन के भी अलग अलग बैचेस मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स वहाँ से बाई कर सकते हैं। इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सभी सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में अपन दोबारा मिलते हैं। ओके, थैंक यू।